नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पर हम आज आपके लिए रीट का जो एग्जाम होने वाला है प्री का, उसमें गणित की जो विषय वस्तु आपको मैंने पहले डाली थी, तो उसके अंदर एक वैदिक गणित का चैप्टर जो था वो नहीं डाला गया था। कोई बात नहीं, हम उसको शामिल करते हुए आपको पढ़ाएंगे। अभी जो प्रश्नावली है वो गणित के अंदर आपके सिलेबस में आपने जैसे ही देखा होगा, ज्यादातर नहीं है, एक ही नियम है, औसत है, प्रतिशतता है, साधारण ब्याज है, इस प्रकार की प्रश्नावली आपके सिलेबस में है। थ्योरी जो है वो गणित की जो है वो उसमें ज्यादा है, तो वो थ्योरी की क्लासें हम आपके लिए पहले लेकर आ रहे हैं। उसके बाद वो प्रश्नावलियां जो है वो आपको हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है गणित की प्रकृति, और एक टॉपिक आपका उसमें दे रखा है गणित की भाषा और गणित की प्रकृति। तो देखिए, गणित की भाषा जो है वो प्रकृति का ही एक पॉइंट है। यदि आप गणित की प्रकृति को पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर गणित की भाषा आ जाती है। गणित की भाषा जो है गणित की प्रकृति है, गणित का नेचर है। जैसे कोई व्यक्ति कोई भाषा बोलता है तो उसके नेचर में वो भाषा शामिल की जाएगी, क्योंकि उसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का वो अभिव्यक्ति का जो कार्यक्रम है वो करता होगा ना, ठीक है। तो हम इस चीज को आज पढ़ेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। ये चर्चा जो है आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ें, मैं आपको पूरा का पूरा इसको समझने का प्रयास करता हूँ और आपको इसको समझने का प्रयास करना है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति का बिंदु है, आप इसके अंदर गणित की भाषा को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गणित की भाषा प्रकृति का ही पॉइंट है। गणित की भाषा जो है वो प्रकृति का ही पॉइंट है, ठीक है। देखो, नंबर 1 पहला ही है भाई, ये पहला ही पॉइंट है गणित की भाषा। ये आपके उस सिलेबस में डाल रखा है, गणित की भाषा नाम लिख रखा है, भाषा क्या, गणित की क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपके लिए बन जाएगा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है। देखो, गणित की भाषा है अंतरराष्ट्रीय, गणित की भाषा जो है अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होगा कि एक देश से दूसरे देश में आप चले जाते हो तो उसकी भाषा में कोई बदलाव नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई जैसे इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां की भाषा अंग्रेजी है, हमारे यहाँ पर आ गए तो भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। दूसरे देश में चाइना में जाओगे चाइनीज भाषा है, जापान में जापानीज है, अनेक देशों में अनेक अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अरब कंट्री में जाओगे तो उर्दू भाषा, अरबी भाषा जिसको कहते हो, वो बोली जाती होगी। तो फिर ये भाषा गणित की एक जैसी कैसी होगी? तो यहाँ भाषा का मतलब हम जिसको बोलते हैं ना वो नहीं है। गणित की भाषा का मतलब ये नहीं है कि जो आप हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी बोलते होंगे वो नहीं है। गणित की भाषा का मतलब यहाँ पर यह है गणित की संकल्पनाएं, गणित की संकल्पनाएं, गणित के सिद्धांत, गणित के सूत्र, गणित की प्रक्रियाएं, गणित के संकेत, ये सारे के सारे जो है पूरे विश्व में किसी भी देश में चले जाना एक जैसे ही चलते हैं। यह है गणित की भाषा। तो गणित की भाषा का मतलब क्या है कि गणित के पद है, मतलब स्टेप है। किसी भी समस्या को आप सॉर्ट आउट करोगे, उसका सॉल्यूशन निकालोगे, उसका सामान्यीकरण करोगे तो उसकी स्टेप जो है वो फिक्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप किसी भी देश में चले जाना, उसके स्टेप तो निश्चित है। इसके बाद संकल्पनाएं, तो गणित की जो संकल्पनाएं हैं वो भी क्या है, सारे के सारे जितने भी देश हैं पूरे विश्व में एक जैसे हैं, सूत्र भी एक जैसे हैं, संकेत भी एक जैसे हैं, सिद्धांत भी एक जैसे हैं, इसकी प्रक्रिया जो है वो भी क्या है, एक जैसी है। तो गणित की भाषा में इन बिंदुओं को शामिल किया गया है, और ये सारे के सारे पूरे विश्व में किसी भी देश में चले जाना, उनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सभ्यता जैसी भी अलग मर्जी हो सकती है, परंतु गणित की भाषा में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी गणित के पद में, गणित के संकेतों में, गणित के सिद्धांतों में, गणित के संकल्पनाओं में, गणित के सूत्रों में, गणित की प्रक्रिया में आपको किसी भी प्रकार से आपको अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है गणित की भाषा क्या है, अंतरराष्ट्रीय है। इसके अलावा गणित बात किस में करती है, गणित बात करती है संकेत में, गणित संकेतों में बात करती है, क्योंकि गणित के संकेत है, चिन्ह है,
जोड़ बाकी गुणा भाग सब चिन्हित होंगे ना, जैसे गिनती दिखते हैं 1 2 3 4, तो आपको क्या जरूरी है क्या एक ऐसे ही लिखा जाता है? हमने केवल क्या बना रखा है, गणित में संकेत बना रखा कि एक का मतलब ऐसे लिखा जाना होता है, वो संकेत है सारा। ठीक है, तो गणित की भाषा अंतरराष्ट्रीय है और गणित की भाषा क्या है, सांकेतिक है। क्या है भाई, सांकेतिक। ठीक है, तो ये पहला बिंदु आपका, ये भाषा वाला बिंदु भी पूरा हो गया इसमें, और प्रकृति का पहला बिंदु भी इसके अंदर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट नहीं? चलते हैं नंबर 2। गणित में संख्या यानी नंबर, स्थान यानी प्लेस, मापन मेजरमेंट करना है, और इन तीनों चीजों को क्या किया जाएगा, इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रकृति का दूसरा बिंदु है, गणित में संख्या का, स्थान का और मापन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किस किस का, संख्या का, स्थान का, मापन का। आपको बताना है गणित में किन का अध्ययन किया जाता है, कमेंट में बता दो। ये भी बताना है गणित की भाषा कैसी है, कैसी है, कमेंट में बताना है। अगला है स्थूल। अब यहां ये बताओ आप, स्थूल क्या चीज है? आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा स्थूल। देखो, स्थूल वस्तुओं के निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब देखना, स्थूल वस्तुएं जो हैं आपके सामने उपस्थित हैं, उन वस्तुओं को देखना, और ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय आपके पास है ना, जिनसे ज्ञान को ग्रहण करते हैं, आंख है, कान है, ज्ञानेंद्रिय है ना, और भी है। तो मुख्य ये यहां पर आपके काम आएंगी। तो स्थूल वस्तुओं को देखने से और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, गणित की नई संकल्पनाओं की खोज करते हैं। क्या करते हैं, खोज करते हैं। स्थूल वस्तुएं जो आपके सामने उपस्थित हैं, उन वस्तुओं को देखते हुए, आपकी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, गणित की नई जो संकल्पनाएं हैं उसकी खोज करते हैं। पूछा जा सकता है गणित की नई संकल्पनाओं की खोज कैसे होती है, या इसमें किसका प्रयोग होता है? तो स्थूल वस्तुओं का निरीक्षण और ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसकी खोज कर सकते हैं। तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4, गणित में सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन, आगमन और निगमन, ये विधियां भी है भी, इसकी गणित की विधियां भी है। सामान्यीकरण, आगमन, निगमन। अमूर्तन, अमूर्तन का मतलब जो मूर्त नहीं है, जो मूर्त नहीं है, अमूर्तन जो मूर्त नहीं है, आदि मानसिक क्रियाओं की सहायता से, मतलब 1 2 3 4, अमूर्तन इसको कह सकते हैं काल्पनिक, कल्पना मतलब चिंतन। आदि मानसिक क्रियाओं की सहायता से सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, सूत्रों, सिद्धांत है, प्रक्रिया है, सूत्र है, आदि का क्या करेंगे, गणित की भाषा में इनको हम प्रकट करते हैं। मतलब स्थूल मतलब सामान्यीकरण है, आगमन निगमन है, अलग अलग है दोनों, एक नहीं है। हाँ, दोनों एक साथ प्रयोग होती हैं विधियों में, यदि प्रयोग करते हैं तो, पर दोनों ही अलग है। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, अमूर्तन, तो सामान्यीकरण, आगमन, निगमन और अमूर्तन आदि मानसिक क्रियाओं की सहायता से क्या करते हैं, गणित के जो सिद्धांत हैं, प्रक्रिया है, सूत्र है, इनको गणितीय भाषा में लाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 4। नंबर 5, गणित की विषय वस्तु में क्रमबद्धता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी, और व्यवस्था। गणित की जो विषय वस्तु है उसमें क्या पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है, और वो व्यवस्थित होती है। क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है, इसके स्टेप फिक्स है। क्रमबद्धता का मतलब होगा कि किसी भी समस्या का सॉर्ट आउट यदि आप करते हो तो इसके अंदर क्या होगा, स्टेप फिक्स है। तो पहले ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, तो इसके अंदर क्या है, क्रमबद्धता है। इसके बाद क्या है, क्रमबद्धता के साथ साथ का सारा कार्य जो किया जाता है विषय वस्तु में, वो व्यवस्थित होता है। खिनाणो को नहीं, चाहे अपन एक अलमारी एक पजामो काटनो है, नाइटी काटनी है पहनने खातर, अपन सगली अलमारी के कपड़ों को हितानाश कर देवा, यहाँ गणित में सिस्टम को नहीं है। आपको जो चाहिए ना उसको व्यवस्थित तरीके से आपको उसी प्रकार से उसको काम में लेना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो गणित की विषय वस्तु में ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, क्रमबद्धता और व्यवस्था दोनों पाई जाती है। ठीक है, गणित कक्षा अध्यापन का विषय है। कक्षा अध्यापन का मतलब, इसका मतलब यह है कि गणित को आप कक्षा के अंदर अध्यापन के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अंतर्गत अध्यापक की भूमिका, अध्यापक का मार्गदर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित कक्षा अध्यापन का विषय है। देखो, प्रकृति के अंदर यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा सटीक नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर आपको कथन मिलेंगे। जैसे ऑप्शन 4 है ना, तो चारों में 4 प्रकृति के बिंदु मिलेंगे, एक ऐसा होगा जो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो इसलिए सारे के सारे बिंदुओं को हमें क्या करना पड़ेगा,
शॉर्ट आउट रूप में या अच्छी तरह से समझना होगा, देखना होगा, पढ़ना होगा, दिमाग में बैठाना होगा। तो गणित क्या है? कक्षा अध्यापन का विषय है और इसके अंतर्गत अब ये बात लिखी हुई हो सकती है कि गणित कक्षा अध्यापन का विषय है और इसके अंदर अध्यापक के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका आधा तो सही है पर आधा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसके अंदर इसमें ये पूछा जाएगा कि निम्न में से गणित की प्रकृति से संबंधित बिंदु नहीं है नहीं पूछा जाएगा, नहीं है, क्योंकि सारे के सारे उसके अंदर 4 में से 3 तो ऐसे लिखे जाएंगे जो प्रकृति के हैं, एक ऐसा लिखा जाएगा और प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो वो आपको उसके अंदर छाननी करनी है। तो भाई हो गए कितने? 6। नंबर 7, गणित में अभ्यास है तो विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत की जाती है। मतलब गणित को यदि अपन अभ्यास करवाना है बच्चा को, गणित का यदि हमें बच्चों से अभ्यास करवाना है तो हम क्या करेंगे? बच्चों के सामने गणित की जो समस्याएं हैं वो देंगे, उनको देना होता है ना, क्योंकि सवाल करके दिखाओ रहे अपन भी क्या होना, वो सवाल करके दिखाओ को मतलब क्यों उसका हम क्या करवा रहे हैं? उस समस्या का, उस सिद्धांत का, उस प्रक्रिया का, उस उत्तर का हम क्या करवा रहे हैं? अभ्यास करवा रहे हैं बच्चों से। तो गणित की अभ्यास की क्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने समस्याएं जो है उनको प्रस्तुत की जाती है। और एक देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समस्या समाधान इस विषय की प्रमुख अध्यापन विधि है। प्रमुख विधि पूछे जावा ना, सारी है, सारी ही है और भी है, परंतु यदि प्रमुख को नाम आवे तो क्या लिखना पड़ेगा? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि अध्यापन की, गणित के अध्यापन की सबसे क्या है? महत्वपूर्ण विधि है। नोट कर लियो पॉइंट में और कमेंट में बताना है कि मतलब गणित के अध्यापन की प्रमुख विधि का नाम बताइए, कमेंट में बताओ। अब आगे चलते हैं नंबर 8 में, गणित के निष्कर्ष। निष्कर्ष को मतलब रिजल्ट, रिजल्ट को मतलब जो आप उत्तर निकालने भी की बात है, निष्कर्ष लास्ट में जो निकला ना वो। और तर्क संगत, मतलब गणित का निष्कर्ष ही वह क्या हुए? निश्चित हो। यहाँ को नहीं है कि आप सवाल मतलब 50 टॉपिक में सवाल निकला रखे है, कभी का उत्तर 50 तरह का आऊंगा, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। तो क्या होता है? निश्चित होता है। आप किसी भी विदेश में, कहीं भी देश में जाके किसी भी बच्चे से यदि उस सवाल को निकलवाते हैं तो उसका आंसर एक जैसा ही मिलेगा, वो निश्चित है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके निष्कर्ष क्या है? निश्चित है और तर्क संगत है। तर्क संगत का मतलब क्या होता है? तर्क के आधार पर उत्तर आता है, ऐसे नहीं आता कि ऐसा होने से ऐसा हो गया, ऐसा होने से ऐसा हुआ है। तर्क संगत। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गणित के निष्कर्ष निश्चित होते हैं और तर्क संगत होते हैं। निष्कर्षों का निरूपण, मतलब निष्कर्ष जो आते हैं उनका निरूपण, निरूपण मतलब उनकी सत्यता की जांच, उनको सिद्ध करना किसके आधार पर होता है? तर्क के आधार पर और बुद्धि के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? तर्क और बुद्धि के आधार पर होता है। ये बात भी आपको इसके अंदर नोट करनी है, आपके माइंड में नोट कर लो भाई साहब इसको। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गणित के निष्कर्ष हैं निश्चित होते हैं, तर्क संगत होते हैं, और निष्कर्षों का यदि निरूपण आपको करना है तो आपको तर्क और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 9, संकल्पना गणित की। गणित की जो संकल्पनाएं हैं, जैसे मान लीजिएगा जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, बोधायन प्रमेय है, हाँ दोनों एक ही है वैसे तो। यदि इसको समझना है और यदि आपने इसको समझ लिया है, मान ले कि आपने बोधायन प्रमेय को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो बताओ भाई आप के लिए बोधायन प्रमेय संबंधी कोई भी समस्या कैसी होगी? कठिन होगी या रुचिकर होगी या सरल होगी? तो यदि आपने गणित की संकल्पनाओं को समझ लिया है तो गणित विषय जो है आपके लिए सरल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? रुचिकर हो जाएगा। मतलब गणित की किसी भी संकल्पना को आपने समझा है तो उससे संबंधित समस्याएं जो है आपके लिए कैसी हो जाएंगी? सरल हो जाएंगी और कैसी हो जाएंगी? रुचिकर हो जाएंगी। ये गणित की प्रकृति है भाई साहब। अब बात करते हैं नंबर 10, यह रसहीन विषय है। रसहीन मतलब रस को नहीं आवे, मधु को नहीं आवे पढ़ता पढ़ता। क्यों को नहीं आवे? कारण पीछे की तरह क्यों है? रसहीन विषय है क्योंकि इसमें प्रयोगशाला नहीं है, आप प्रयोग करके नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है या अन्य जो विज्ञान की शाखाएं हैं, उन शाखाओं में क्या होता है? प्रयोग होता है। प्रैक्टिकल के द्वारा हम किसी चीज को करके देख सकते हैं। जैसे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस को मिला के देखो, नाइट्रोजन को मिला के देखो, हाइड्रोजन को मिला के देखो, देख सकते हो ना आप रसायन विज्ञान में।
और जीव विज्ञान में यदि आप पेड़ पौधों की पत्तियों में कोशिका की संरचना के बारे में चर्चा करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल में आप सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से उसको देख सकते हो। पर गणित में ऐसा नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है कि गणित क्या है, रसहीन विषय है। कैसा विषय है, रसहीन। गणित एक रसहीन विषय है क्योंकि इसमें प्रयोगशालाओं का क्या होता है, अभाव होता है। प्रयोगशाला गणित की नहीं है। हाँ, अभी वर्तमान में गणित में प्रैक्टिकल चालू है, फिर भी प्रयोगशाला इसकी नहीं है। प्रैक्टिकल में भी समस्याएं दी जाती है, वो यह समस्या समाधान विधि एक ही अध्यापन विधि काम में ली जा रही है। वहां पर भी इसको करके दिखाओ, तो करके दिखाने का मतलब क्या है, वो तो हम क्लास में भी करते होंगे ना। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आप गणित को पढ़ाते समय यदि उस विषय से संबंधित, उस संकल्पना से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित किसी फिल्म का, किसी चार्ट का, किसी मॉडल का यदि प्रयोग कर लेते हो तो गणित का वो विषय जो है या गणित का जो बिंदु है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, या गणित की विषय वस्तु है, वो क्या हो जाती है, बड़ी ही सरल हो जाती है, बड़ी ही आसान हो जाती है और समझने वाली चीज हो जाती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, ये कॉमन सा बिंदु है। वर्तमान में भौतिक गणित की भौतिक प्रगति है ना, वो गणित की देन है, वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है भाई। ये 12 वाला भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भौतिक प्रगति मतलब का भी देश, विश्व में जितनी भी भौतिक प्रगति हुई है वो सारे की सारे किसकी देन है, गणित की देन है। और किसी देश की भौतिक प्रगति की जांच करनी है तो वहां की गणित की प्रगति की जांच कर लो। इसका मतलब यह है कि किसी देश की गणित की प्रगति ये संकेत देती है, ये बताती है कि उस देश की भौतिक प्रगति कैसी है। ठीक है भाई, देखो वर्तमान में भौतिक प्रगति गणित की ही देन है। किसी देश की गणित का स्तर, मतलब देश में गणित क्या है कि चल रही है, कि स्तर पर चल रही है, तो गणित का स्तर है, गणित की प्रगति जो है उस देश की भौतिक प्रगति का क्या माना जाएगा, सूचक माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, सूचक होगा, संकेत दे रहा है। ठीक है, अब ये भी मोस्ट है, अगला भी है, ये भी मोस्ट है भाई, 13 नंबर का। गणित की विभिन्न शाखाएं, गणित की शाखाएं है ना, आप ज्यादातर 3 शाखा का बारे में जाना है ना, अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। चलो ये 3 शाखा आपने दिमाग में हटता नहीं रखो, क्योंकि आपने ऊंचो कोई मामला है भी को नहीं। तो गणित की ये 3 शाखाएं हैं और इनका मूलभूत आधार क्या है। गणित की जितनी भी शाखाएं हैं उनका मूलभूत आधार क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संख्याएं क्या है, मतलब संख्या प्रणाली जो है वो क्या है, गणित की शाखाओं का मूल आधार है। गणित की शाखाओं का मूल आधार क्या है, संख्या प्रणाली है। अब बात करते हैं अगला, नवीन गणित की प्रणाली प्रगति, मतलब अब जो गणित चल रही है ये कोई विकास है, इनमें टाइम का तो लग रहा है, लगभग 150 साल को टाइम लग गया। कितना टाइम लगा है, लगभग 150 वर्ष से इसकी नवीन गणित की प्रगति हुई है, विकास हुआ है। 150 साल से आप बढ़ती आज को स्तर है, बढ़ताने पहुंची है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, बस 150 साल लगभग बताया जा रहा है। 150 मतलब 152, 53, 55, 54 भी हो रहा होगा। ठीक है, अब ये भी महत्वपूर्ण है भाई, 15 नंबर। यह एक अमूर्त विषय है। अमूर्त को मतलब है कल्पनाशील है, चिंतनशील है, मननशील है। चिंतन करो, कल्पना करो, मनन करो, इसके अंदर ये चीज है। तो गणित को, अब ये भी इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, यह एक अमूर्त विषय है। गणित को अमूर्त विचारों एवं आकृतियों का विज्ञान कहा जाता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि गणित को अमूर्त विचारों एवं आकृतियों का विज्ञान कहा जाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी तुरंत कि गणित को क्या कहा जाता है, तो आप कमेंट में इसका उत्तर बताना है। अभी 2-3 बिंदु और है, इनको आप उतारें, उन पे भी चर्चा आपके साथ करते हैं। तो गणित की प्रकृति और भाषा जो है उसका बिंदु जो है आज ही आपके साथ खत्म कर देते हैं। चलो भी आगे चलते हैं। बिंदु नंबर 16, गणित की प्रकृति में गूढ़ता है, मतलब गणित की प्रकृति का ये एक मूल घटक है। इसमें क्या पाई जाती है, गूढ़ता पाई जाती है। गूढ़, प्रत्येक कथन का एक क्या होता है, एक निश्चित आधार होता है। मतलब गणित में कोई भी कथन है, उस कथन का कोई ना कोई निश्चित आधार होता है। बिना आधार के गणित में कोई कथन नहीं है, और यही इसका क्या है, घटक है, कौन सा, गूढ़ता।
कोई भी बात, मतलब कोई भी कथन, कोई भी बात बिना निश्चितता के या बिना आधार के स्वीकार नहीं की जाती है। तो गणित की प्रकृति में गूढ़ता एक प्रमुख घटक होता है। प्रत्येक कथन का एक निश्चित क्या होता है, आधार होता है, और बिना आधार के कोई भी कथन, कोई भी बात गणित में स्वीकार्य नहीं है। ये बिंदु नंबर 16 है। नंबर 17, गणित की विषय वस्तु में क्या होती है, सामंजस्यता होती है। सामंजस्यता का मतलब एडजस्टमेंट होता है। गणित की विषय वस्तु है वो एक दूसरे से संबंधित है। कैसे, एक ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए अंक गणित पढ़ते हो, तो क्या अंक गणित में बीजगणित का रोल नहीं है? क्या अंक गणित में रेखा गणित का रोल नहीं है? क्या बीज गणित में अंक गणित का रोल नहीं है? क्या बीज गणित में रेखा गणित का रोल नहीं है? क्या रेखा गणित में अंक गणित का रोल नहीं है? क्या बीज गणित का रोल नहीं है? बिल्कुल सामंजस्यता है, तालमेल बैठाना पड़ेगा तभी जाके तीनों आएंगे, अन्यथा तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो गणित में एक प्रकार की निश्चितता है। निश्चितता सीधी सीधी बात है, निश्चित का सिद्धांत, संकल्पना, संकेत, सूत्र जो ही प्रोसेस है वो सारी क्या है, एक निश्चित होती है। तो क्या कहा जाएगा, गणित में एक प्रकार की क्या है, निश्चितता है। और इस निश्चितता के कारण हमें देखो गणित में क्या करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि आगे क्या करें, कैसे करें, चिंतन करना पड़ेगा किसी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये निश्चितता क्या करती है, आप जब चिंतन करते हो गणित की किसी समस्या को हल करने के लिए, तो ये निश्चितता जो है ये चिंतन में होने वाली संभावित त्रुटि को क्या करती है, कम करती है। गणित की जो निश्चितता है ये गणित में होने वाली, चिंतन में होने वाली संभावित त्रुटि को कम करने का कार्य करती है गणित की प्रकृति, निश्चितता। ठीक है, ये हो गया नंबर 17। और लास्ट बिंदु अपना है 18 का, गणित में स्वयं सिद्धियां। गणित में स्वयं सिद्धियां होती है। स्वयं सिद्धि का मतलब अपने आप में स्वयं सिद्ध कथन, मतलब जो कथन अपने आप को सिद्ध करता हो या अपने आप को पूर्ण करता हो। स्वयं सिद्धियां का मतलब ये होता है। और तो स्वयं सिद्धियां मतलब कोई भी कथन जो अपने आप को क्या करता है, सिद्ध करता है, वो स्वयं सिद्धियां हैं, मतलब अपने आप सिद्ध करने वाले कथन। और अपरिभाषित शब्द, मतलब अपरिभाषित शब्द जगह ही, मतलब जगह अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, बन चुनने में, उनका चयन करने में गणित आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्या करती है, गणित आपको स्वयं सिद्धि सिद्धांतों में, कथनों में और अपरिभाषित शब्द हैं उनका चयन करने में आपको पूर्ण स्वतंत्रता देती है। हम पूर्ण स्वतंत्र हैं कब तक, जब तक कि वे परस्पर क्या हो, एक रूप हो, वो कथन या शब्द जो है वो क्या हो, एक रूप हो, तब तक क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। और ये स्वयं सिद्धियां, जैसे कारीगर है ना, मूर्तिकार है, शिल्पकार है, इस प्रकार के जो लोग हैं ये इससे संबंधित है। तो एग्जाम्पल पूछे जा सकता है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार, चित्रकार और लकड़ी को काम करने वाला है ना, जगह डिजाइन वगैरह बना, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो वो इससे संबंधित बिंदु है, वो अपने हिसाब से उनको आकृतियां प्रदान कर देते हैं, साइज प्रदान कर देते हैं। तो अपने अपरिभाषित शब्द और स्वयं सिद्धि अपने आप में वो सिद्ध कर लेते हैं कि ये ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपके गणित की प्रकृति और गणित की भाषा के बिंदु जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है ये बड़े ही उपयोगी साबित होंगे और आप इनको समझ रहे होंगे। तो कौन कौन सी बात जो है वो आपके समझ में आई है, दो चार बात तो मैंने आपको कमेंट में पूछी भी है, तो आपको बताना है। तो मूल रूप से आपको गणित की प्रकृति के कितने बिंदु जो है आपके समझ में आए हैं, कौन कौन से आपके याद रहे हैं, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।